चलो, कैसे हैं आप लोग बच्चों। तो देखो, लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको पढ़ाया था मल्टीपल एलेलिज्म और उसका एग्जाम्पल, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो क्या है, प्लियोट्रॉपी। तो यहां पर जो आप प्लियोट्रॉपी देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए प्लियोन का मतलब होता है मेनी, दैट मीन्स सिंगल जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स। तो याद रखिएगा, इसको हम मल्टीपल फेनोटिपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और ये क्या, एबिलिटी ऑफ जीन टू हैव मल्टीपल इफेक्ट, मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कैरेक्टर को पर्टिकुलर जीन कंट्रोल करता है। क्लियर। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट हम बात करें तो ये टोटली जो डिपेंड करेगा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, दैट मीन द बेसिस ऑफ प्लियोट्रॉपी इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवे दैट मे कंट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफरेंट फेनोटाइप। ठीक है, तो डिफरेंट फेनोटाइप जो एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज इंटर रिलेटेड विद द डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। क्लियर है। अब देखिए, अगर आप एग्जाम्पल बात करें तो क्या हो गया, सिकल सेल अनीमिया। हम यहां से एग्जाम्पल बात करने शुरू कर रहे हैं, सिकल सेल अनीमिया। तो यहां पर जो आप प्लियोट्रॉपी बात कर रहे हैं तो कई सारे इफेक्ट होंगे। तो यहां पर एक तो बोलेंगे प्राइमरी इफेक्ट, और उसके अलावा और जो इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम सब्सिडरी इफेक्ट बोलेंगे या सेकेंडरी इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर है। तो सिकल सेल अनीमिया एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है इसका, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में आपको हम पहले बता दें, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव लीथल जीन डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव लीथल जीन डिसऑर्डर, और इनका जो जीन है वो क्रोमोजोम नंबर 11 पे पाया जाता है। किस पे, क्रोमोजोम नंबर 11 पे। क्लियर है। अब देखिए, इसको लीथलिटी में हमने पढ़ा था, और किसमें, रेसेसिव लीथलिटी में। आइए, अब सिकल सेल अनीमिया में होगा क्या, तो देखिए से कैसा हो जाएगा, आरबीसी सिकल सेल्ड हो जाएगा। सिकल सेल्ड होना दैट मीन्स कि वहां पर क्या होगा, क्लम्पिंग होने लगेगा। ठीक है, आरबीसी का, जिसकी वजह कर क्या होगा, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम, दैट मीन्स अनीमिया बोलेंगे। ठीक है। अब इनकी वजह कर क्या होगा कि जो वाइटल ऑर्गन है उस वाइटल ऑर्गन तक क्या ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन क्या है, फेलियर। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन का क्या होने लगेगा, फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज आने लगेगा। तो ये चीज है। अब वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गन्स क्या होने लगेंगे, उनके सेल डेड होने लगेंगे। क्लियर। तो डिफॉर्मिटीज होने लगेगा। आइए, अब देखिए सिकल सेल एनीमिया थोड़ा सा हम बात कर लें कि होता क्या है। इसमें आप जब म्यूटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर, तो देखिए HbA, ठीक। अब ये ऐसे बात करें, HbA में क्या हो गया, म्यूटेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी सिंपल क्या लिखा है, म्यूटेशन, तो क्या बन गया, HbS बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, और ये म्यूटेंट है। क्लियर। तो देखिए यहां पर CTC बाकी इधर होगा और इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या हो जाएगा, C का G, T का A, और ये क्या हो जाएगा, G। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया, DNA। क्लियर। और अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बनेगा, 5 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री GAG 3, तो ये क्या हो गया, RNA। कौन सा, mRNA। क्लियर। अब mRNA से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जब होगा तो GAG क्या है, कोड फॉर
ग्लूटामिक एसिड, बाकी इधर होंगे, इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये क्या हो गया, बीटा चेन ऑफ 6th पोजीशन पे। क्लियर है, क्या है, नॉर्मल हेमोग्लोबिन, HB का मतलब हेमोग्लोबिन, नॉर्मल। तो ये चीज था ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए म्यूटेशन क्या हुआ, यहां पर सेम वैसे ही लिख दें, क्या है, 3 प्राइम, बोलो CAC, ठीक। तो 5 प्राइम GTG, ये क्लियर। अब वही बात आप कर दो, ऐसे लिख दो, मतलब सेम सेम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में GUG, क्या हो गया, mRNA। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम वही लिख दो, ट्रांसलेशन हो गया। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, अब वैलिन, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो ये क्या हो गया, सिकल सेल्ड हेमोग्लोबिन। क्लियर। तो बीटा चेन ऑफ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। क्लियर है। तो ये था, इंपॉर्टेंट है ये म्यूटेशन। तो अब देखो ये जो आपने सिंपल म्यूटेशन लिख दिया, किस टाइप का म्यूटेशन है, एक बेस पेयर देखो चेंज हुआ, तो इसको आप बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी क्या, पॉइंट म्यूटेशन। अब एक हट रहा है, दूसरा आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन। और क्या है, डीएनए में कौन सा, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो प्यूरिन पायरिमिडीन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से बात करेंगे। अब देखो यहां पर सिकल सेल और यहां पर नॉर्मल हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। ये था क्या, सिकल सेल एनीमिया। इसमें हमने आपको बता दिया कि इनका जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाएगा और इनका प्राइमरी इफेक्ट क्या है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन दैट इज सिकल सेल्ड हो जाएगा। और ये हमने आपको बताया ये ऑटोसोमल रिसेसिव लीथल जीन डिसऑर्डर है। क्लियर। उसके बाद हमने सब्सिडरी इफेक्ट आपको बताया, एबनॉर्मल सिकल सेल्ड ऑफ द आरबीसी, देयर टेंडेंसी ऑफ टू क्लम्प टुगेदर एंड क्लॉग द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह कर वाइटल ऑर्गन तक क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो डिसऑर्डर आ जाएगा, ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो अगला, जिनको सिकल सेल्ड अनीमिया होता है तो उसमें एक बेनिफिट भी है, क्या, तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल बोलते हैं। उनमें क्या हो जाएगा, सिकल सेल अनीमिया जिनमें होगा, मतलब क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया हैविंग रेजिस्टेंट टू मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन से ये सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। जो सिकल सेल्ड अनेमिक पर्सन होते हैं उनमें मलेरिया नहीं होता, कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्यों, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए अदर एग्जांपल जो बात करें तो क्या होगा, जीन इन कॉटन, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या है, इन्फ्लुएंस इनटू द कॉटन, इन्फ्लुएंस इनटू द लेंथ फाइबर्स, मेजर इफेक्ट हो गया, साइज ऑफ कॉटन बॉल हो गया, वेट ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ ओव्यूल, वियाबिलिटी ऑफ सीड, ये सारे कैरेक्टर एक जीन कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट बात करें अ जीन, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अ जीन इन पी प्लांट, तो क्या है, कंट्रोल फ्लावर कलर, एक कैरेक्टर हो गया, दूसरा सीड कोट कलर हो गया, तीसरा रेड स्पॉट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करें अ जीन इन ड्रोसोफिला, ठीक है, इसको और हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने जो पी में देखा था, एक और क्या,
जो आपके एनसीईआरटी में, इसको हम आगे जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सीड शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च। सीड शेप एंड साइज ऑफ स्टार्च, क्लियर है ना? प्लियोट्रोपिज्म, एक जीन, सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च। स्टार्च का साइज ज्यादा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो सीड राउंड होगा, क्लियर, और साइज कम होगा तो फिर क्या होगा, कम साइज का, तो उसको चांसेस कम साइज के क्या हो जाएंगे, राउंड तो रहेगा लेकिन कम होगा साइज में, क्लियर है? तो एक ही जीन सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च को रेगुलेट करता है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, प्लियोट्रोपिक। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्सप्लेन करेंगे हम आगे चल के। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, अ जीन इन ड्रोसोफिला, तो देखो क्या है, साइज ऑफ विंग को करेगा, कैरेक्टर ऑफ बैलेंस करेगा, पोजीशन ऑफ क्या है, डोर्सल ब्रिस्टल करेगा, आई कलर, शेप ऑफ क्या है, स्पर्मेथिका, और नेक्स्ट फर्टिलिटी, लॉन्गेविटी एंड रिड्यूस्ड इन एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेगा। तो मेन जो इंपॉर्टेंट था आपका सिकल सेल एनीमिया, और पी प्लांट में क्या था, सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च, ये चीज, इसको हटाते हैं। अगला फेनाइल केटोनूरिया हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फेनाइल केटोनूरिया, ठीक है, तो देखो फेनाइल केटोनूरिया में क्या है, एक तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जीन डिसऑर्डर, ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जीन डिसऑर्डर, इनका जीन क्रोमोसोम नंबर 12, याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाया जाता है, क्लियर। अब यहां पर होता क्या है, जिस पर्सन में फेनाइल केटोनूरिया हम बोलते हैं, उनमें क्या होता है, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज नाम का एंजाइम सिंथेसिस नहीं होता या कम होता है। तो उसमें क्या होगा, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम का काम ये होता है कि फेनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। अब ये एंजाइम नहीं है तो फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ फेनाइल एलेनिन बॉडी में इंक्रीज होगा और वो एबनॉर्मेलिटीज कॉज करेगा, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है, फॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया 1934 में, और ये ऑटोजोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कंट्रोल्ड बाय अ म्यूटेंट जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाया जाता है। और ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, एंजाइम बता दिया। अब ये देखिए प्राइमरी इफेक्ट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फेनाइल एलेनिन इन द बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लड हो गया, स्वेट हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, वो क्या करता है, सीवियर डैमेज टू ब्रेन, ठीक है, लीडिंग टू द मेंटल रिटार्डेशन, क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब दूसरा सिम्टम देखिए क्या होता है, मस्टी ऑर्डर इन द ब्रीथ, सांस लेने में, स्किन स्वेटिंग में, एंड यूरिन डिस्चार्ज में, ठीक है, यूरिन में। अब ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेटा क्या है, मेंटल डिसऑर्डर, आपने बोला रिटार्डेशन, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या है, सीजर्स, ठीक है, और क्या है, स्किन रैशेज आ जाएगा, एक्जेमा, और फेयर स्किन एंड ब्लू आई। अब फेयर स्किन एंड ब्लू आई क्यों, क्योंकि फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है, टायरोसिन आगे मेलानिन में बदलता है। जब फेनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगा तो टायरोसिन से मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन क्या करता है, क्या गिव कलर टू स्किन, ठीक है, डार्क कलर, और आई का जो कलर है, ठीक है, क्या आयरिश, ठीक है, उसका कलर कौन प्रोवाइड करता है, मेलानिन। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से कि फेयर स्किन कलर हो जाएगा, मतलब मेलानिन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, सीधी बात ये। आगे देखिए, और क्या है, स्किन टोन बदल जाएगा, एबनॉर्मल स्मॉल हेड हो जाएगा,
तो इसको हम माइक्रोसिफेली बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव बॉडी हो जाएगा, बिहेवियर, इमोशन और सोशल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आइए तो ये ध्यान रखिएगा। बस आपको यहाँ पर जो हमने बताया ना फेनाइलएलेनिन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको वो याद रखना है कि इनका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाया जाता है। और दूसरी बात क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जीन डिसऑर्डर, क्लियर। इनमें फेनाइलएलेनिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है जिसकी वजह कर मेंटल रिटार्डेशन, और उससे रिलेटेड और भी बता दिया हमने आपको। तो यहाँ पर किस एंजाइम की कमी होती है, आपके एनसीईआरटी में एंजाइम का नाम नहीं दे रखा है, एंजाइम बोला है कि उसकी कमी, तो वो एंजाइम जो फेनाइलएलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। एक तो सवाल ये आपसे एंजाइम का नाम भी पूछ सकता है, तो फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम, क्लियर है। अब आ जाइए कहाँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगला क्या हो जाएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये याद रखना, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ये सब हम दोबारा पढ़ेंगे जब ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे और सेक्स लिंक पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये ऑटोसोमल में आ रहा है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर इनहेरिटेंट डिजीज कॉज बाय म्यूटेशन, यहाँ पर जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 7 की बात करें, कहाँ 7। तो क्या हो जाता है, ये देखिए, अब ये जो जीन है क्या बनाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इसका काम क्या है, म्यूकस के सिक्रीशन को रेगुलेट करना। क्या करना, म्यूकस के सिक्रीशन को रेगुलेट करना। अब क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो जीन पाया जा रहा है उसमें क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन होने की वजह कर ये एंजाइम का सिंथेसिस कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ गया तो अब देखिए क्या क्या इफेक्ट आएगा। एक तो कहां, जीआईटी, ठीक है, और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो यहां पर क्या होगा कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, क्लियर। एक म्यूकस के, तो मेन क्या हो गया, म्यूकस का सिक्रीशन रेगुलेट नहीं हो पाया जिसकी वजह कर बॉडी में क्या हो गया, वाटरी सिक्रीशन की जगह क्या हो गया, विस्कस, क्या हो गया, विस्कस फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ गया म्यूकस का। उसकी वजह कर क्या है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में डिस्टरबेंस, और रेस्पिरेटरी लंग्स में क्या हो जाएगा, म्यूकस एक्युमुलेट होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए क्या है, अ पर्सन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस एबनॉर्मल सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन protein or no cystic fibrosis transmembrane protein at all which cause the body to make the thick sticky mucus inside the body, क्लियर है ये सारी। फिर उसके बाद क्या है, मोर म्यूकस, अभी बताया, मोर म्यूकस इंटरफेयर विद द एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेवरल एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए पेनक्रियाज, अब आप बोलेंगे पेनक्रियाज तो हेट्रोक्राइन है, तो पेनक्रियाज का कौन सा, एक्सोक्राइन पार्ट, एसिनर सेल, जो क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पैनक्रिएटिक एंजाइम होता है। दूसरा इसके एसोसिएटेड क्या हो गया, लीवर, समझ में आ रहा है। अब ये क्या करता है, इसका बाइल, अब इन सब का सिक्रीशन कम, ठीक है, ये हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम इन डाइजेशन। अब यहां पर रेस्पिरेटरी रिलेटेड टू, अब बात करें लंग्स, और लंग्स में बात करिए आप एल्वियोलाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा, म्यूकस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, तो ब्रीदिंग
डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें, तो आपके एंट्रेंस में एक बार सवाल पूछा टू मेन ऑर्गन दैट अफेक्ट इन अ सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो क्या हो जाएगा? दो इफेक्ट, लंग्स एंड पेनक्रियाज। ठीक है, याद रखिएगा, पेनक्रियाज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव और लंग्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बातें आप इसको देख लें। दैट मीन्स हम क्या प्लियोट्रोपिज्म के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो यहां तक आप उतार लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो उतार लिया, आ जाओ। तो ये अब देखो, हम यहां से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो क्वालिटेटिव तो हमने पढ़ लिया था कि अगर पेयर में एक भी डोमिनेंट एलील आया तो उसकी वजह कर जो कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस 100% हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो देखो क्या है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मेंडलिज्म में आपने देखा था। दैट मीन्स सिंगल डोमिनेंट एलील इन अ पेयर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर? देखिएगा, जैसे आप बात करें, एक बात कर लें, स्टेम हाइट क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। इसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है। आप देखिए, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी आया या कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इन दोनों के कंडीशन में ये क्या होता है? टॉल। एंड स्मॉल टी तो ये क्या हो गया? ड्वार्फ। क्लियर है ये चीज? तो इसको हम क्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ एलील पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? आइए, तो ये हो गया। अब अगला हम बात कर ले, रेशियो तो आपको पता था क्या है। मोनोहाइब्रिड में अगर हम बात करें तो रेशियो क्या आ रहा था? फेनोटिपिक 3:1, जेनोटिपिक 1:2:1, डाई हाइब्रिड में फेनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 और ये जेनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:1, 2:4, 1:1 था। अब इसी बात को हम बात करेंगे, देखिए क्या? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव, क्वालिटी अभी तो बात कर लिया ना। इनहेरिटेंस। क्लियर? तो अब यहां पर देखो, इसको आप और क्या बोल सकते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मोनोजेनिक, ये दो टाइप से। देखो, एक तो क्या याद कीजिए, जब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था तो इसको बोलेंगे एक मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक? तो एग्जांपल में हम बात कर लें क्या? फ्लावर कलर, ठीक, N4 o'clock मिराबिलिस जलापा। याद कीजिए, कैपिटल आर था तो रेड हुए थे, स्मॉल आर तो क्या? वाइट था, मतलब नो पिगमेंटेशन। दिस केस में 100%, बट कैपिटल आर स्मॉल आर आया तो पिंक हुआ, मतलब रेड क्या है? 100% एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब डोमिनेंट एलील तो हो गया ना। नंबर में एक डोमिनेंट आया तो पिंक, नंबर में 2 आया तो फिर रेड। और यहां पर क्या है? एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए इसको बोल दिया मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक? अब देखो, अब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको आप बोलिएगा क्या? पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।
हेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या था, कर्नल कलर ऑफ व्हीट बात करें, स्किन कलर इन ह्यूमन। तो पहले के साइंटिस्ट जो मानते थे कि टू पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल, टू जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इनके कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाद में जो फर्दर डिस्कवरी हुआ तो वहां पर देखा गया 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हो गया, एक से ज्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। क्लियर। तो देखिए इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, जो सवाल पूछता है, अ सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, एक जीन से ज्यादा एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक। दूसरा, ऑल दी पार्टिसिपेंट एलील हैव क्यूमुलेटिव, हाँ इसको हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बोलेंगे, मतलब कलेक्टिव इफेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट विथ ईच डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस अ पार्ट और यूनिट एंड द कंप्लीट ट्रेट्स इज एक्सप्रेस्ड व्हेन ऑल द डोमिनेंट। मान लीजिए कि इनके लिए क्या है, कोई भी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इस केस में 100% एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए दैट मीन्स क्या हो गया, 4 डोमिनेंट एलील। आ रहा है समझ में। अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी 3 डोमिनेंट एलील्स हो गए। अगला क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कितने हो गए बोलो, 2 डोमिनेंट एलील। ठीक। और आप कर दें कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, तो कितना 1 हो गया। ठीक है, या स्मॉल ए स्मॉल बी मैं लिख रहा हूं सिर्फ इस तरह, तो फिर 0 डोमिनेंट एलील। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या, नो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो फिर यहां रेसेसिव, बाकी में डोमिनेंट का क्वांटिटी कम होता जाएगा। क्लियर है। इस केस में क्या आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, इक्वल नंबर ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव है। क्लियर है। तो अब यहां से याद रखिएगा कि इसको आप क्या है, द अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड आता है तो वहां पर। ठीक। और इसको हम मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस और मैट्रिक इनहेरिटेंस भी ध्यान रखिएगा, क्यूमुलेटिव और मल्टीपल इफेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या बोलेंगे, मल्टीपल फैक्टर और मैट्रिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करेगा। ठीक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय क्या है, कॉलराइटर, किसमें, टोबैको प्लांट में। किस चीज के लिए, फॉर हाइट कैरेक्टर के लिए। नेक्स्ट बात करें तो सर फ्रांसिस गैल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंट एंड हाइट के बारे में स्टडी किया था, और ये इनको फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें तो देख लीजिए, वही अब आते हैं अलग अलग हम बात करें। ह्यूमन स्किन कलर, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन वाज स्टडीड बाय डेवेनपोर्ट। ये आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, डेवेनपोर्ट। और डेवेनपोर्ट ने क्या बोला, 2 जीन्स एंड लेटर बाद में बोला 3 जीन्स। ठीक है, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन स्किन कलर किसने, डेवेनपोर्ट। आइए, और ई नेल्सन एहल एंड क्या, योले, ई नेल्सन एहल एंड योले क्या किया था, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। यहां पर भी बोला था स्टार्टिंग में 2, बाद में कर दिया 3 जीन। ठीक है। क्लियर। अब इनका फ्रीक्वेंसी आप बोलें या फेनोटाइपिक रेशियो बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन F2 जनरेशन क्या आया था, अगर डाई हाइब्रिड के टर्म में बात करें तो 1:4:1:4:6
6:4:1। क्लियर है? क्या बोलेंगे? 1:4:6:4:1। क्लियर? ये तो बीच में ध्यान रखो क्या है? 6, 14, 41। किसके लिए ये है? डाई हाइब्रिड के लिए। क्लियर है? ठीक है। अगर ट्राई हाइब्रिड बात करें तो 1, 6, 15, 20। क्या? 1, 6, 15, 20। क्लियर है? अब इसको क्या कर दो? 15, 6, 1। देख लो 1, 6, 15। तो ये रेशियो सिर्फ आपको याद रखना है, जितना बता रहे उतना ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए? ट्राई हाइब्रिड के लिए। किसके लिए हुआ ये? ट्राई हाइब्रिड। क्लियर है? आइए, तो ये था। अब यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या है? पॉसिबल जेनोटाइप, पॉसिबल फेनोटाइप। तो पॉसिबल फेनोटाइप बात करें तो 2n+1। ठीक है? पॉसिबल फेनोटाइप, पॉलीजेनिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो क्या बोला? 2n+1। तो आप देख लो, अगर आपने क्या बात किया? n क्या है? बोलो। पेयर ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो देखो क्या यहां पर जैसे एक क्या है? 2 हो गया ना पेयर में। अरे बोलो, तो क्या कीजिएगा? अगर डाई 2, n=2 बोले, मतलब डाई हाइब्रिड बात करें तो क्या हो जाएगा? 4 + 1 = 5। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। अब आइए ट्राई हाइब्रिड बात करें तो n= क्या हो गया? 3 हो गया। तो फिर 9, तो फिर क्या हो गया? 10 हो गया। क्लियर है ना? पॉसिबल फेनोटाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? पॉसिबल फेनोटाइप। अरे n=3। सॉरी, तो हमने इस कैसे कर दिया? ये क्या है? 2n, तो 6 + 7 होगा ना? हाँ, ठीक है। 2 × 3 6 हो गया, +1 7 हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये चीज। अब इससे रिलेटेड एक बात और, जो कि हम इनसे पूरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आगे हम करेंगे। ठीक, ये हटा दो। चलिए, पॉलीजेनिक ये पहले हम ये चीज पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद जो हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो यहां देखिए, तो यहां पर क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 जीन अगर बात करें ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 जीन, क्या लिखिएगा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 जीन = मैक्सिमम कैरेक्टर माइनस मिनिमम कैरेक्टर अपॉन नंबर ऑफ एलील। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पॉलीजीन। ठीक है? क्या? नंबर ऑफ पॉलीजीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि कैपिटल ए, समझ में आ रहा है? तो देखो कैपिटल बी, क्लियर? कितना? 20 बोलना। क्लियर? और स्मॉल ए, स्मॉल बी कितना? 20 है। इसको मान लो 100 और इसको हम मान लें 50 मान लेते। चलो ठीक है, ये 50। क्लियर है?
अब आपको नंबर ऑफ पॉलीजीन, अब आपको बात पूछ रहा है कि बताइए ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के बारे में बताइए कि इसका कैरेक्टर कितना होगा। क्लियर है, आ रहा है? तो इस तरीके से सवाल होगा जो कि हम आगे करेंगे। तो हम क्वेश्चन आप देखें तो ये क्या कर देंगे, 100 माइनस 50 अपॉन कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है 4, इस तरीके से। तो फिर क्या आ जाएगा, एक जीन का आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या 50 अपॉन 4 हो गया। अब क्या है पर्टिकुलर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए कैपिटल है स्मॉल ए, कैपिटल बी है स्मॉल बी, तो 50 अपॉन 4 इंटू 2 कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा इसका 25। ये पूरा है, आगे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। क्लियर है ना? तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम इसके लिए होगा टोटल डोमिनेंट, मिनिमम क्या है एक भी डोमिनेंट नहीं, उससे माइनस करके जितना क्या है पार्टिसिपेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 डोमिनेंट है, तो हमने एक का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना तो 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना। क्लियर? आइए अब यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछेगा शेप कैसा होता है कर्व का, तो बेल जार शेप होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कैसा? बेल शेप, क्या है? बेल जार शेप। क्लियर? तो ये चीज तो यहां से नोट कर लें। अब देखो थोड़ा सा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें आपको आगे जाके पेडिग्री एनालिसिस में भी हेल्प करेगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हम तो बताएंगे 2-4 और एक्स्ट्रा बात, लेकिन आपको जो मेनली ध्यान में रखना है वो भी बताएंगे हम आपको। तो नेक्स्ट हो गया क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ, तो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक तो हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल है, तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोल देंगे हम, ठीक। और अगर साइटोप्लाज्म में कुछ जेनेटिक मटेरियल है और वो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। क्यों? इस चीज को आप क्लियर कीजिए। कैसे? कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है तो कौन क्या लेके आता है, स्पर्म मेनली जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये ओवम क्या है, साइटोप्लाज्म लेके आता है। क्लियर है ना? तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल हो गया। सेल ऑर्गेनेल में क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लांट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया भी एनिमल के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है ना? उसमें क्या होता है, जेनेटिक। बैक्टीरिया में अगर बात करें तो मेन जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, जेनोफोर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है प्लास्मिड, तो यहां पर कौन कंट्रोल करेगा, प्लास्मिड। आ रहा है समझ में? आपको ये याद रखना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर अंडर कंट्रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट साइटोप्लाज्म मदर से आता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। क्लियर? तो देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर नॉन क्रोमोसोमल मैटरनल इनहेरिटेंस। मैंने आपको बता दिया, डिस्कवर्ड किसने किया, कार्ल कोरेंस ने किया। और ये क्या है, इट इज द पैसेज ऑफ ट्रेड from parents to the offspring through the structure present in the cytoplasm of contributing gamete, मतलब फीमेल गैमेट। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अगर हम बात करें इन एनिमल सेल थ्रो माइटोकॉन्ड्रिया, इन प्लांट सेल थ्रो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बोलो या क्लोरोप्लास्ट बोलो, इन बैक्टीरियल सेल थ्रो प्लास्मिड। आपको बताया डायरेक्ट सवाल आपके बायोटेक्नोलॉजी से आता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लास्मिड बोलते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोल प्ले करता है एज अ वेक्टर। आइए, तो जीन कंट्रोलिंग द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। और ये भी सवाल पूछा, प्लाज्मा जीन बोलेंगे, प्लाज्मा जीन जिसको हम प्लाज्मीन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा और जीन मिला के प्लाज्मीन, याद रखिएगा, ठीक, ध्यान रहेगा। आइए अब नेक्स्ट आगे बात करें, एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड बात कर लें तो जल्दी से करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ द शेल कॉइल इन वाटर स्नेल, ठीक है, याद रखिएगा 2 टाइप का होता है, डेक्स्ट्रल होता है और
सेनिस्ट्रल होता है। इस पे भी हम एक दो सवाल करेंगे, डेक्स्ट्रल सेनिस्ट्रल, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक। तो दिस शेल कॉइल इज कंट्रीब्यूटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मदर, क्लियर है। तो सिर्फ मदर से कहाँ आगे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, फादर की तरफ से नहीं। आइए, इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल इन द पैरामीशियम, डायरेक्ट क्या एग्जांपल से सवाल पूछता है। नेक्स्ट बात करें तो कप्पा पार्टिकल जो आप बात करें तो इसमें दो टाइप का स्ट्रेन होता है, एक सेंसिटिव स्ट्रेन होता है, दूसरा किलर स्ट्रेन होता है। तो किलर स्ट्रेन में बात करें तो इट बिकम्स क्या है, किलर, मतलब सेंसिटिव बिकम द किलर स्ट्रेन ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एट लीस्ट 400, तो 400 सवाल पूछा हुआ है, 400 कप्पा पार्टिकल्स फ्रॉम मदर्स माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। तो कहां से आता है, मदर्स माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, कप्पा पार्टिकल क्या होता है, लीथल जीन प्रोड्यूस करता है, जिसको आप पैरामेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेसिन, PARAMESIN, क्लियर। अगला एग्जांपल बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ स्टिग्मा पार्टिकल्स इन ड्रोसोफिला हो गया। फिर उसके बाद बात करें तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, प्लास्टिड प्लांट है। तो अब क्या है नेक्स्ट, मतलब अब उसमें प्लास्टिड में आप बात कर लें तो इसमें तीन टाइप बात करेंगे, ग्रीन हो गया और वेरीगेट लीफ हो गया और पेल, दैट मीन्स नॉन ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ग्रीन कब, जब क्लोरोप्लास्ट थ्रो आउट होगा, और वेरीगेट क्या है, पैचेस में क्लोरोप्लास्ट होगा, और पेल जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लियर। आइए अब अगला है जो है क्या, ब्रेस्ट ट्यूमर इन क्या, माइस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमोज, आपने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में पढ़ा होगा, होगो डेवरिज ने उसको यूज किया था। आइए, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस इन ईस्ट। नेक्स्ट क्या, न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस, ये सब क्या है, फंजाई हैं, ठीक है। मेल एस्ट्रेलिटी बात करें, मेल एस्ट्रेलिटी, तो ये सारी चीजें थी, ये एग्जाम्पल था किसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। छोटी सी बात साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में याद रखना है कि ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस फ्रॉम द मदर, और मदर क्या, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स है, क्लियर है। बाकी एक दो पैरामीशियम का कप्पा पार्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या है, सिग्मा का किसका, इन ड्रोसोफिला याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें थे। फिर उसके बाद अब देखिए अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, ये नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम आसान तरीके से पढ़ेंगे, नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन। तो ये आप उतार लें यहाँ तक, ओके।